हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ट्रेनिंग क्या होता है और वेरियस ऑथर्स की डिफिनीशन को भी समझा है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड देन नीड्स की क्या ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा, वर्कर को नॉलेज मिलेगी, ठीक है, उनको स्किल्स मिलेंगे ताकि वो सिस्टमैटिकली मतलब लर्न कर सकें और क्विकली इम्प्लीमेंट करें। सपोज कर कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई आपके पास कोई सिचुएशन आ गई किसी एम्प्लॉय के पास, ठीक है, और आपने उस समय कुछ अलग रिएक्ट किया एंड आफ्टर सम टाइम यू फील्स कि यार ये कर लेते तो बेटर होता। सो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव होती है ट्रेनिंग से कि आपके अंदर ऐसी स्किल डाली जाती है वर्कर के अंदर ताकि वो सिस्टमैटिक हो जाए और क्विक लर्न कर सकें और क्विक रिस्पॉन्ड कर सकें चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, और क्या मदद मिल सकती है क्या ट्रेनिंग से, ये एटीट्यूड चेंज करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर एटीट्यूड की वो कैसे अपने कोवर्कर के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ, इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स हो गए, बहुत सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, और क्या करता है ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कराता है वर्कर की। ठीक है, और क्या करता है, नंबर ऑफ़, अगर आप ट्रेन हैं, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग की हुई तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि वो अब सेफ़ रहेगा, उसको सेफ्टी मेजर्स पता है, उसको सेफ्टी की कंप्लीट ट्रेनिंग मिली होगी, है ना। तो नंबर ऑफ़ जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं अगर ट्रेनिंग अच्छी होती है तो। और ट्रेनिंग इज़ अ नीड इन दैट केस। ठीक है, और क्या होता है, वर्कर को हैंडलिंग अच्छे से करवाई जाती है, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं, क्योंकि देखिए हर बार बताया गया है ये टेक्निकल तो इम्प्रूवमेंट करते हैं बट नॉलेज एंड स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है, उनके एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होता है ना। ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि क्या क्या चीज़ें एज अ इनपुट रोल करती हैं, है ना। और क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा, भाई वेस्टेज कम होगा, टाइम सेविंग होगा, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, है ना। और क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेंड है और वो अच्छे से परफॉर्म करे तो उसके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्किल अपग्रेडेड रहती है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दीज आर फॉल अंडर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कराना है ट्रेनिंग। ठीक है, सो देयर इज़ अ ब्रीफ, आई शेयर्ड स्क्रीन आपको शेयर की है। स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं बुक्स की प्रॉब्लम को, लेकिन आई विल सजेस्ट एट एंड आपको हार्ड बुक प्रेफर करनी है। बट आपने हमारे वर्डिक्ट सुने हैं और उसको तुरंत रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड विद इन 24 आवर्स में। इसलिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक इस सेम लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है नीड फॉर ट्रेनिंग। क्या ज़रूरत है, क्यों करनी है ट्रेनिंग, इतने पैसे लग जाते हैं। सर जी, मैडम, पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, जितने पैसे लगते हैं ना उससे ज़्यादा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन गेन कर लेता है। सो आपने कई बार ये सुना होगा कि कॉस्ट ऑन ट्रेनिंग इज़ लेस and the output is more. Is, are you satisfied or not? What is your opinion with this? क्या जो ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा भारी पड़ता है या ट्रेंड एम्प्लॉय सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपके सामने दिए, इस पर आप सोचिएगा। तो वो नीड क्या है ट्रेनिंग की। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हर एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाहिए इररिस्पेक्टिव उनकी स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है या वो कहाँ से आ रहे हैं। ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट आउट हो सकें। ठीक है, तो चलिए हम इंडिविजुअली, हमारे सामने 5 स्टेप्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या नीड है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ नीड, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नीड्स हो सकते हैं, बट मैं आपके सामने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 5 मेन एरियाज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहला जो हम चेंज डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल, बहुत ही वाइड टॉपिक मैंने कवर कर लिया। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। भाई मशीन पहले क्या था, मैन मेड, एक अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम में जाएं या उससे पहले जाएं, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में जाएं, तो पहले मैकेनाइजेशन नहीं थी, उतना ह्यूमन वर्क था, लेबर वर्क था, लेबर ओरिएंटेड चीज़ें थी। अभी क्या ऑटोमेशन आ गया, कंप्यूटराइजेशन आ गया, है ना। तो अभी क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, तो इन चेंजेस की वजह से एम्प्लॉय के अंदर ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें एनरिच करना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देनी चाहिए, है ना। सो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो या कोई न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हो, दोनों में ट्रेनिंग की नीड अराइज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब भाई मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट बहुत चेंज करता है, आपने ये भी मेरे लेक्चर्स में सुना होगा लगातार कि जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डायनेमिक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज करता है। अब चेंज करते हैं तो क्या वो ख़राब है? नहीं, उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो आपने पढ़ा होगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मीट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है डायनेमिक होना, उसे चेंज एक्सेप्ट करना, ताकि वो कॉम्पिटिट कर सके, प्रॉस्पर कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। तो डायनेमिक होना ज़रूरी है, ठीक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करना वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि मॉडर्न इन्वेंशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाइवर्सिफाइड हो गई हैं। पहले ज़माने में आप देखो तो कोई एचआर की टीम नहीं थी, और अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो बिना एचआर के दे कैन नॉट डू दैट। इवन अगर आप किसी ऑफिसर लेवल में जा रहे हो, आप किसी भी पोस्ट में हो, अगर आपकी एचआर स्ट्रांग नहीं, यू कैन नॉट प्रॉस्पर, never ever you cannot prosper, that's true, you have to be worked with the HR, ठीक है। तो क्या है, अभी क्या डाइवर्सिफिकेशन आ गया, अपग्रेडेशन आ गया, चेंजेस आ गए, है ना। प्रॉब्लम्स को फेस करना है आपको, बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, टीम में कोऑर्डिनेट करना है, सुपीरियर के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है ना। तो ये सारी बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो क्या हार मान जाएंगे? नहीं, उनको कोप अप करने के लिए ट्रेनिंग की नीड है, और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगी, मैं बीच में लेक्चर को इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूँ। सो वी विल डिस्कस एट एंड पॉइंट, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट विल गो थ्रू विद दिस हेडिंग, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस, मैंने क्या बोला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले प्रॉस्पर नहीं करता, कोई भी काम अकेले नहीं। अभी किसी कंट्री को चलाना तो क्या वो अकेले पीएम है या प्रेसिडेंट है वो चला सकता है? नीड अ टीम, अ कैबिनेट वी कॉल दैट, है ना। तो देयर इज अ ग्रुप। सो उस ग्रुप में कई बार इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो गुड ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मैच द एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन विथ जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लीड। तो तीनों का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय का स्पेसिफिकेशन और जॉब की रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नीड। भाई आप सोचेंगे कि जब भाई हमने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट किया, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी थी, तो जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही मैंने रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। बट मैंने क्या अभी कुछ समय पहले बोला कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक नेचर का है। अगर उसे प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, तो उसे उन चेंजेस के साथ फाइट करना पड़ेगा और चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। तो क्या होगा, जॉब की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाएगी समय के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल की नीड भी चेंज होती जाएगी समय के साथ। अब एक मैं एग्जांपल लूँगी, वो एग्जांपल एक स्टिक नहीं है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अभी आपने कई जगह पे सुना होगा ऑटोमेशन आ गया है। तो ऑटोमेशन में काउंटर पे जो है, हेड काउंटर पे जो है एक ऑटोमेटेड मशीन बैठ जाती है, टेलर मशीन बैठ जाती है, और शी कन्वे द मैसेज एंड जस्ट रिप्लाई टू द, या आप फ़ोन करते हैं तो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन फिक्स रहती है और वो हर को सुनाई देती है एक पर्टिकुलर टाइम में। या जीएसटी का एग्जांपल ले लें, तो क्या ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ऑटोमेशन आ गया, डायनेमाइजेशन आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, जीएसटी कोई नया लॉ आ गया, कोई नए प्रोविजन आ गए, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आ गई, ऑर्गेनाइजेशन की नीड चेंज हो जानी है। जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड चेंज हो गई तो ऑब्वियसली जॉब की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी, और जब जॉब रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो देयर इज ऑलवेज a gap between the employee's present specification with the organization requirement. So to fulfill these gap, there is a need of regular training, and that's why the training is called a process जो लगातार चलेगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट है चेंज इन जॉब असाइनमेंट। क्या है जॉब इज एन असाइनमेंट? मैंने ये बोला, आपने कई ऑथर्स की डिफिनीशन लास्ट लेक्चर में सुनी होगी, जो केवल
न्यू एम्प्लॉय को ट्रेन करने की बात नहीं करते, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी ट्रेन करने की बात करते। क्यों ज़रूरत पड़ती? भाई प्रमोशन हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट हो रहा है, दूसरे जॉब में उसकी पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, और भी कोई नया जॉब इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे एन फैक्टर्स हैं जिसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जॉब असाइनमेंट चेंज मीन्स जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का कोई रोल में चेंज आता है, लाइक वो प्रमोट हो रहे हो, उनका ट्रांसफ़र हो रहा हो, या कोई नई इक्विपमेंट आ रही हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही हो, उन सब केसेस में जब उसके असाइनमेंट में चेंज होता है तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो क्या नीड है ट्रेनिंग की, क्यों नीड पड़ती है ट्रेनिंग की, ठीक है। सो ये केवल 5 जो पॉइंट्स मैंने बहुत ही ब्रॉड पॉइंट्स ही कवर किए हैं। एन नंबर ऑफ द पॉइंट्स हैं इंटरनेट पे, एवरी द सोर्स, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, देयर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये पॉइंट्स को इसलिए आपको रिकमेंड कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड पॉइंट है जो कि आपके छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर लेता है, ठीक है। एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस, आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे छोटे पॉइंट्स को ऑलरेडी इन टॉपिक में कवर कर लिया एक ब्रॉड फॉर्म में, ठीक है। सो स्क्रीन में शेयर करूंगी बिकॉज आपने वर्डिक्ट सुन लिया है, जस्ट गो थ्रू रीड इट, ठीक है। और हार्ड बुक को इसीलिए रेफर करेंगे कि जो हार्ड बाउंड बुक होगी उसमें आप उन्हीं एरिया को हाईलाइट करेंगे। मैंने आपको ये टेक्निक्स भी बताई है कि आपको A4 शीट्स में कैसे समरी नोट्स बना के रखना है, और वो मान के चलना है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन का बहुत कम टाइम मिलेगा, तो जितना रिवीजन करेंगे आप अभी उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है, विथ योर प्रिपरेशन। सो क्लियर करना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज गेन लर्निंग के लिए। ये आपको अभी नहीं, आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। सो जस्ट लेट्स डिस्कस। हाँ, मैंने एक बात बोली कि मैं लास्ट ऑफ द लेक्चर में बताऊंगी, तो मैं वो चीज़ अभी आपको शेयर करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल्स का ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। वेन एवर यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में अप्लाई, क्योंकि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आप एग्जाम्पल का हो सकता है कई बार एप्लीकेशन नहीं कर पाओ, ठीक है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हमेशा आप एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि आप एग्जाम्पल का सही यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको अगर आउट ऑफ मैनी स्टूडेंट सेपरेट होना है तो आपको जो रीसेंट न्यूज़ में एग्जाम्पल, कोई अलग से सेपरेटली आपको न्यूज़पेपर ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप XY रीड कर रहे हैं, हम जो करेंट बुकलेट्स देंगे उसको देखना है, दैट्स इट। बट एग्जाम्पल करंट जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उनको अप्लाई करना सीखना होगा और करंट एग्जाम्पल्स डेफिनेटली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एग्जाम्पल्स जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क में, उसमें भी एग्जाम्पल्स यूज़ करने का अभी से आदत डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम छोटे लेवल पे नहीं, अब हम आप बहुत आगे बढ़ते गए हैं, है ना। तो अभी अपने अंदर एक स्किल क्रिएट करनी है ताकि एग्जाम हॉल में जैसा भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, यू जस्ट स्टैंड, और इट्स नॉट ओनली द एग्जामिनेशन, इंटरव्यू में भी जाना है तो जस्ट स्टैंड कॉन्फिडेंट एंड जस्ट गो एंड आंसर इट, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यू में आप देखते हैं कभी भी होता है तो वो आपकी रट्टाफिकेशन या बुकिश नॉलेज नहीं देखता है, वो आपको वो उस लेवल को, वो जो प्रेशर आप कैसे फेस कर रहे हो, उस प्रेशर को आप कैसे आंसर कर रहे हो, दिस इज ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके लिए भी आई वॉन्ट यू टू वर्क अभी कर लेना है, ठीक है। डू नॉट पेंडिंग कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है या होंगी तब करेंगे, नहीं, नाउ इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू शेयर कि एग्जाम्पल्स का मैक्सिमम यूज़ करेंगे, ठीक है। So I'm sharing the screen, okay, 1 second, okay. This is what with the environmental challenge changes we discussed. Just read what I said. Next is the organizational complexity, okay. Next is the human relation. The fourth one is about the matching employee specification with the job requirement and organization need. एंड द लास्ट इज द चेंज इन जॉब असाइनमेंट, ठीक है। एक होमवर्क देना चाहूँगी, प्लीज़ इस पे वर्क करेंगे। आपको ये डायग्नोस करना है और इस पे वर्क करना है कि ये जो नीड है, ठीक है, मैंने नीड आपसे डिस्कस किया, इस नीड से किसको बेनिफिट होने वाला है और क्या बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा और क्या, मीन्स व्हाट, ठीक है। मैं इस पे अब आपको हिंट नहीं दूंगी क्योंकि अभी तक मैंने जो जोड़े बहुत होमवर्क दिए थे उसमें मैंने हिंट दे दिए थे। मैं चाहती हूँ अपनी स्किल, अदरवाइज आई एम हेयर विथ यू, आई वर्क विथ यू, आई हेल्प यू टू वर्क आउट, बट अभी आप स्किल यूज़ करेगा कि ये जो ट्रेनिंग की नीड है, नीड से किसको बेनिफिट होगा और क्या क्या बेनिफिट होगा, उसको एज एन होमवर्क आप सबमिट करेंगे, ठीक है।
So I hope with this we are done with this lecture. I hope in case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next lecture.